नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस्त में। दोस्तों, दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से मैं आपको एक एक करके यहाँ पे जानकारी देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबका धन्यवाद और आप सबका जो प्यार है वो मिल रहा है इस चैनल को, और आशा करता हूँ कि ऐसा प्यार आप लगातार बनाए रखिए। तो चलिए डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के सुपोर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। खबरों के मुताबिक आज सुबह करीबन 7:30 बजे सुपोर के मॉडल टाउन में आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई। दोस्तों, वहीं इस वारदात से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि भावात्मक तस्वीर, बहुत ही इमोशनल तस्वीर हमारे सामने आई है, जिसने काफी लोगों को स्तब्ध भी कर दिया। एक बुजुर्ग बशीर अहमद अपने 3 साल के पोते की जिद के कारण उसे बाजार घुमाने के लिए ले गए थे, लेकिन अचानक गोलाबारी के बीच बशीर को भी गोली लग गई और वो सड़क पर गिर पड़े। बता दें कि गोलीबारी के दौरान मासूम सुहेल अपने दादा के शव के पास बैठा रहा। वहीं बच्चे को पता नहीं था कि उसके दादा अब कभी वापस नहीं आएंगे। बता दें कि उसके बाद सेना ने उस बच्चे को भी रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि घाटी में अब आतंकी संगठन खात्मे की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी कारण उनमें बौखलाहट हो चुकी है। लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। साथ ही वो अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से आतंकी संगठनों से लगातार सहयोग ले रहे हैं और उनकी नापाक हरकतें जारी है। लेकिन भारतीय सेना भी यहाँ पर सतर्क है और इनके किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दे रही है। अगली खबर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर। पूर्वी लद्दाख से सटे बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक के बाद दूसरे और तीसरे राउंड की बातचीत में भी चीनी शांति की भाषा नहीं समझ रहा है। उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारत ने भी उसी लेवल पर फोर्सेज वहां पर तैयार की है, ताकि उनकी किसी भी हरकत का जवाब दिया जा सके। तैयारियों को परखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले जा रहे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ जाएंगे। जनरल नरवणे ने एक हफ्ते पहले भी लेह का दौरा किया है। रक्षा मंत्री का ये दौरा चीन के लिए एक साफ संदेश होगा। चीन का कोई भी बड़ा सैन्य अधिकारी हेडक्वार्टर से निकलकर झिंजियांग में नहीं आया है, न ही उनके किसी मंत्री ने सैनिकों की सुध ली है, जबकि भारत की तरफ से एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ जवानों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। अब रक्षा मंत्री के वहां जाने से हमारे सैनिकों को और मजबूती मिलेगी। साथ ही राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने लद्दाख में 1 दर्जन से अधिक हाई पावर्ड बिगर कैपेसिटी वाली टॉप ऑफ द लाइन सर्विलेंस इक्विप्ड स्टील बोटों को लद्दाख में तैनात किया है, जिससे इंडियन आर्मी पेंगोंग झील में पेट्रोलिंग कर सकेगी। आपको बता दें कि चीनी सेना पेंगोंग झील में टाइप 928B वेसल का इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि पेंगोंग सी झील पूर्वी लद्दाख में पीपल लिबरेशन आर्मी की आक्रामकता का केंद्र है। यानी कि अब भारतीय नौसेना ने अपनी जो टॉप ऑफ द लाइन सर्विलेंसिंग इक्विप्ड बोट थी, जो कि स्टील की बोट मानी जाती हैं, उन्हें चीन के नौकाओं के विरुद्ध उतारा है, ताकि किसी भी तरीके की कार्रवाई पर भारतीय नौसेना की जो बोट्स हैं, उन पर बैठे हमारे अधिकारी, हमारे सैनिक उनका जवाब दे सके। यानी कि भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीनी घुसपैठ को लेकर। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले 2 तिब्बती नागरिकों को भारतीय सेना ने दबोच लिया है। इनमें से एक तिब्बती चीनी सेना पीपल लिबरेशन आर्मी के अभिनंग पीपुल्स आर्म पुलिस का स्पेशल एजेंट बताया जा रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति के तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानीय और प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध बताए गए हैं। इन दोनों का नाम ताशी और दोरजी बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घुसपैठ के जरिए भारत में सीमा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में अशांति फैलाने की नापाक कोशिश रची जा रही थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया है। पूछताछ में ताशी ने बताया कि वो तिब्बत के तकस्से शहर का रहने वाला है, जो बाद में लहसा के शहर में जाकर बस गया था। इसके बाद वो पीपल्स आर्म पुलिस की 2nd रेजिमेंट में भर्ती हुआ और उसे 2017 में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चेंगडू भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक दोरोजी के संबंधों का फायदा उठाकर चीनी सेना का स्पेशल एजेंट अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपना नेटवर्क खोलना चाहता है, और इसके अलावा जहां भी मठ है वहां भी चीनी जासूसों के नेटवर्क को फैलाना चाहता था। यानी कि एक बहुत बड़ी कोशिश चीन की नाकाम होती हुई यहाँ पे दिखी है, और जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। और ये भारत में खास करके अरुणाचल प्रदेश और भारत के अंदर एक अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि भारत के खिलाफ हर मोर्चे की जानकारी वो चीन तक पहुंचा सके। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी LAC को लेकर आ रही है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने एक बार फिर से भरोसा तोड़ने का काम किया है। एक तरफ वो जहां भारत से बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 20,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है।
इतना ही नहीं, सिंजियांग से भी उसने 10 से 12 हजार जवान अपने रोके हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सीमा तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी नापाक खबर भी आ रही है। उसने भी 20,000 जवानों को गिलगित बाल्टिस्तान और LOC के नजदीक तैनात कर दिया है। सरकार की तरफ से एक सूत्र ने बताया कि चीनी सेना के जवानों को 2 डिवीजन, जिसमें करीबन 20,000 जवान होते हैं, उन्हें LAC के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। वहीं एक डिवीजन को पीछे शिनजियांग में रखा गया है। ये इलाका करीबन 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन चीन की तरफ से जमीन समतल है, इसलिए यहाँ पर जवान केवल 48 घंटे में पहुँच सकते हैं। बताया जा रहा है कि चीन पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत भी इलाके में एक और डिवीजन की तैनाती करने की सोच रहा है। साथ ही इस बात का भी पता चला है कि चीन आमतौर पर तिब्बत क्षेत्र में सिर्फ 2 डिवीजन तैनात रखता है, लेकिन अब वो 2 अतिरिक्त डिवीजन भी लगा रहा है। दोनों तरफ से मुद्दे सुलझाने की कोशिश के लिए कई बार मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन हल दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 12 घंटे तक की मीटिंगें होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इन चीनियों की बेवकूफी, क्योंकि इनको अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी तरफ से अंग्रेजी में संवाद किया जाता है, वहीं इनको वहाँ पर ट्रांसलेटर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये मीटिंगें लंबी चल जाती है। वहीं एक्सपर्ट की माने तो अगर ये स्थिति सितंबर-अक्टूबर तक जारी रहेगी तो उसके बाद ये झील जम जाएगी, यानी कि वहाँ पर ठंड होगी, तब सेना की तैनाती में वहाँ पर कमी आ सकती है। भारत और चीन के बीच पिछले 6 हफ्तों से बातचीत का दौर जारी है और चीनी जवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के अलावा पेंगोंग झील और फिंगर एरिया में भी चीन के जवानों की संख्या बढ़ गई है। फिंगर 8 में उन्होंने अपना प्रशासनिक बेस भी बना दिया है, जहां भारी वाहन और नावें भी खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रोड फिंगर 8 में बनाया गया है, उसकी मदद से चीन फिंगर 4 तक भारत के मुकाबले आसानी से पहुंच सकता है। फिंगर एरिया में चीन के जवानों की संख्या 18 और 19 मई को बढ़ाई थी, तब करीबन 25,000 चीनी जवान वहां पहुंचे थे। भारत के कुल 200 जवान वहां झील के किनारे तैनात रहते थे। वहां पर भी भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को चीन के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 2 फ्रंट की वॉर हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर 20,000 सैनिकों को तैनात किया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को यहाँ पर दोनों फ्रंट पर दोनों देशों का मुकाबला करना है, और ये दोनों ही देश हमारे दुश्मन है। और ये पूरी की पूरी जो खबर आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस वक्त भारतीय सेना के लिए भी, ताकि उनको अलर्ट मोड पर गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ भी हो जाना चाहिए। अगर किसी भी वजह से युद्ध होता है तो भारत सबसे पहले POK पर ही आक्रमण करेगा और POK को अपने में मिलाएगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वहाँ पर पाकिस्तान की 20 या फिर 40,000 जवान क्यों ना आ जाए। भारतीय सेना, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और ऐसे में पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा भारतीय सैनिकों का मुकाबला करना। अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को झटका देने वाली आ रही है। चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। पहले उसकी एप्स पे बैन लगा है, अब हाईवे प्रोजेक्ट पे भी चीनी कंपनियों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की एंट्री बंद करने वाला है। साथ ही गडकरी ने कहा कि अगर कोई चाइनीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर के रास्ते हाईवे प्रोजेक्ट में एंट्री करने की कोशिश करेगी तो उन्हें रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि MSME सेक्टर में चाइनीज इन्वेस्टर को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। गडकरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जल्द ही एक पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके आधार पर चाइनीज कंपनियों की एंट्री बंद होगी और भारतीय कंपनियों के नियम आसान हो जाएंगे और भारतीय कंपनियों को भागीदारी का ज्यादा मौका मिल जाएगा। इस पहलू को पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि हाईवे प्रोजेक्ट्स में वर्तमान में चाइनीज निवेश को लेकर गडकरी ने कहा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। ऐसे में उन्होंने वर्तमान में इशू टेंडर को लेकर कहा कि अगर चाइनीज वेंचर होगा तो टेंडर की प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाएगी। और नए नियम को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान में आने वाले टेंडर पर ये लागू होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने हाईवे सेक्रेटरी और NHAI की एक संयुक्त बैठक भी होने वाली है, जिसमें टेंडर को लेकर टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स आसान किए जाने पर भी चर्चा की जाएगी। बाइकॉट चाइना कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए बिहार पर गंगा नदी पर बनने वाले एक मेगा ब्रिज परियोजना के टेंडर को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें चीनी कंपनियां शामिल हैं। इस मेगा ब्रिज का निर्माण पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के पास में होना था और पुल का टेंडर रद्द किए जाने की पुष्टि बिहार सरकार के सड़क निर्माण मंत्री किशोर यादव ने भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे का 471 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे भी कैंसिल कर दिया गया। यानी कि चौतरफा मार भारत अब इसको यानी कि चीन को देने वाला है, जो कि अब चीन पर एक तरह से भूमाफिया हम कह सकते हैं। चीन को चीनी भूमाफिया जो जमीन का अतिक्रमण करता है, अब उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत सरकार तैयार हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ रही है। चीन से निपटने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलें खरीदने वाला है। दक्षिणी चीनी सागर में चीन की सक्रियता और पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की हिंसक झड़प के बाद ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ गई है। भारत प्रशांत क्षेत्र में
चीन की दिलचस्पी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एक खतरे की घंटी मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अपनी सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा की जाए। चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के कारण मॉरिसन ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए देश की रक्षा क्षमताओं को और आधुनिक किया जाएगा। मॉरिसन ने साथ में ये कहा कि सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए उनका देश लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें खरीद रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत चीन सीमा विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष के चलते इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में हथियारों और उपकरणों के अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया मिसाइल विकसित करने में निवेश करेगा, जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर होगी। मॉरिसन ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को मजबूत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया नौसेना अमेरिकी नौसेना से करीबन 200 लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइलें खरीदेगा, जिसकी क्षमता करीबन 370 किलोमीटर होगी और ये हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो स्पेस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चेन्नई स्टार्टअप में इंडिया का पहला प्राइवेट स्मॉलेस्ट रॉकेट बनाया जाएगा इसरो की मदद से। चेन्नई स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस भारत के पहले निजी छोटे उपग्रह रॉकेट का निर्माण कर रहा है और इसके जमीनी परीक्षण के लिए इसरो उसकी मदद कर रहा है। अग्निबाण रॉकेट एक 2 स्टेज LOX केरोसिन व्हीकल होगा जिसमें 3 चरण होंगे। लॉन्च वाहन प्लान एंड प्ले इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ 700 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट तक 100 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। श्रीनाथ रविचंद्रन, जो कि साथ संस्थापक और CEO हैं अग्निकुलम कॉस्मोस के, उन्होंने कहा है कि रॉकेट 2022 में तैयार हो जाएगा। पहले और दूसरे चरण में इंजन के लिए डिजाइन का काम जारी है और 3D प्रिंटिंग का उपयोग करने वाले 7 आइडेंटिकल इंजनों को पहले चरण में फिट किया जाएगा, जबकि प्रत्येक इंजन को दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। मूल रूप से ये एक मॉड्यूलर रॉकेट होगा जिसे ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वाहन को सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल के द्वारा संचालित किया जाएगा। रॉकेट की ऊंचाई 18 मीटर होगी और लिफ्ट ऑफ में इसका वजन करीबन 13 टन होगा। स्टार्टअप ने हाल में विभिन्न स्रोतों से करीबन 26 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसका उपयोग ग्राउंड परीक्षण, निर्माण और टीम के विस्तार में किया जाएगा। कंपनी IIT मद्रास में नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का संचालन भी कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि अग्निकुलम के संस्थापक ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हम इसरो परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करना पसंद करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निबाण का पूरा उद्देश्य नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए लंबे समय का इंतजार करना है। साथ ही अग्निकुल के अलावा 2 अन्य भारतीय स्टार्टअप हैं जो छोटे उपग्रह वाहन बनाने पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।